एपिसोड 98। जानवर का पंजा लोहे के खंभे के दबाव में पुनः गहरे गड्ढे में लौट आया। हम्फ, धिक्कार है भगवान पर्वतराज। गहरे गड्ढे से गुस्से से भरी दहाड़ आई। फैंग चेन का चेहरा पूरी तरह बदल गया और उसने तुरंत दानव ढाल को बुलाया और साथ ही उसने अपनी दिव्य शक्ति को कवच में बदल दिया। जियालिंग और उसमें मौजूद सुनहरे अंडे की रक्षा की और मुश्किल से प्रतिरोध किया। वह गंभीर दिख रहा था, हालांकि वह नहीं जानता था कि भगवान पर्वत भगवान कौन थे। उन्होंने ही राक्षस को यहाँ फंसाया था। क्रोध के बाद गहरे गड्ढे में मौजूद राक्षस धीरे धीरे शांत हो गया। वह फिर बोला, युवक, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? फैंग चेन ने कहा, तुम मुझ पर जासूसी कर रहे थे और मुझे यहाँ तक ले आए। रानी मधुमक्खी और राक्षस स्रोत सब तुम्हारे द्वारा बनाए गए चारा हैं, है ना? जब वह इस मैग्मा दुनिया में आया तो रास्ते की सारी विचित्रताएं उसे समझ में आ गईं। वह जानता था कि उसका लक्ष्य राक्षस स्रोत था और उसके बगल में एक बहुत ही संवेदनशील नाग जियालिंग थी। इसलिए उसने रानी मधुमक्खी के घोंसले तक पहुंचने के लिए बड़ी मात्रा में राक्षसी स्रोत का उपयोग किया और रानी मधुमक्खी को गंभीर रूप से घायल कर दिया ताकि वह अपने दिल की धड़कन के साथ उस स्थान में प्रवेश कर सके। जब उसने रानी मधुमक्खी के आधार में कदम रखा तो वह पहले ही जाल में फंस चुका था। उन्हें ये सोचकर अफसोस हुआ कि दूसरा पक्ष मानव स्वभाव को नियंत्रित करने में माहिर है। इस जाल में उसके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ था और वह आश्वस्त था। ये सुनकर वह गर्व से बोला, मैं लगभग 1 लाख वर्षों तक जीवित रहा हूँ। यदि मैं तुम्हारे जैसे कनिष्ठ को भी नियंत्रित नहीं कर सकता तो ये 1 लाख वर्ष व्यर्थ हो गए हैं। फैंग चेन इससे इनकार नहीं कर सका। उसने पूछा, तुमने मुझे यहाँ क्यों आने दिया? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो या कुछ और बात है? तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसकी खुशबू अच्छी है, इसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। उसने कहा। चीज। फैंग चेन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और कहा, जूनियर समझ नहीं रहा है। फैंग चेन का जवाब देखकर वह थोड़ा परेशान लग रहा था। क्यों? तुम नहीं चाहते? फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं नहीं जानता कि वरिष्ठ क्या चाहते हैं, लेकिन उसके दिल में पहले से ही एक अनुमान था। उसके पास सबसे मूल्यवान चीजें निस्संदेह छोटी मीनार, विश्व वृक्ष, 2 जादुई हथियार और तलवार देवता का खून है। लेकिन ये चीजें उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और वह इन्हें कभी नहीं निकालेगा। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मुझे अस्वीकार करने के परिणाम तुम सहन नहीं कर सकते। उसकी आवाज ठंडी हो गई और धीरे धीरे एक भयानक दबाव उत्पन्न हुआ। हालांकि यह ढका हुआ नहीं था, लेकिन फैंग चेन सिर्फ एक नज़र से चौंक गया। ये कुछ ऐसा था जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यहाँ तक कि आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के शक्तिशाली लोग भी इसकी तुलना नहीं कर सकते थे। हालांकि इस गति को संरचना द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया और इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये देखकर फैंग चेन को भी थोड़ी राहत मिली। ऐसा लग रहा था कि दूसरा पक्ष गठन में फंस गया था और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। ये सोचकर अब उसका डर कम हो गया और वह बोला, मैं नहीं जानता। नहीं पता? ठीक है, मैं तुम्हें अपना नाम बताता हूँ। डरो मत। मैं ही वह था जिसने उस समय कितियन महाद्वीप पर प्रभुत्व जमाया था। मैं जहाँ भी गया सभी आत्माओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। मैं कायान तियानजुन हूँ। ये कभी नहीं सुना? फैंग चेन ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा। क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना है? वह बहुत उग्र था, लगातार दहाड़ रहा था। फैंग चेन ने अपना सिर घुमाकर जियालिंग और जिंदन की ओर देखा और पूछा, क्या आपने इसके बारे में सुना है? आदमी और जानवर ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। फैंग चेन ने फिर कहा, देखा, क्या तुमने इस नाम के बारे में नहीं सुना है? वाह काका, काका। कायान तियानजुन बेहद गुस्से में था। मैग्मा दुनिया हिंसक रूप से हिल गई, लेकिन लौह स्तंभ फिर से चमक उठा और उसे फिर से दबा दिया। बस हजारों साल ही हुए हैं। इस महाद्वीप पर इस देवता की कोई किंवदंती नहीं है। उसने गुस्से से कहा। उसने फिर कहा, लड़के, अगर तुम्हें नहीं पता तो कोई बात नहीं, वह चीज मुझे दे दो। मैं तुम्हें न जानने के लिए माफ कर सकता हूँ। जैसे ही उसने यह बात कही, एक भयानक दबाव उत्पन्न हुआ, लेकिन संरचना चमक उठी जिससे संरचना में दबाव अवरुद्ध हो गया। फैंग चेन ने यह सुना और कहा, वरिष्ठ, यहाँ लोगों को डराओ मत। अगर तुम सचमुच उसे मार सकते हो तो तुम मुझसे बकवास नहीं करोगे। दूसरे पक्ष के लिए उसे मारना उतना ही आसान है जितना चींटी को कुचलना। ऐसा अस्तित्व आपसे बात करने में समय बर्बाद नहीं करेगा, बस मारने और खजाना लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाएगा। कायान तियानजुन ने व्यंग्य किया।
मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, कृतघ्न मत बनो। संरचना की बाधाओं के बावजूद तुम्हें मारना अभी भी आसान है। फैंग चेन ने अपनी आंखें घुमाई और जिया लिंग जिंदन से कहा, चलो चलते हैं। जिंदन ने स्वाभाविक रूप से फैंग चेन की बात मान ली और मुड़कर चला गया। हालांकि जिया लिंग अभी भी डरी हुई थी, उसने आज्ञाकारी ढंग से फैंग चेन का अनुसरण किया और जाने के लिए तैयार हो गई। हे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जा सकते हो? मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। अगर तुम आगे बढ़ते रहे तो मैं कार्रवाई करूंगा। 3, 2, 1। ये देखकर कि फैंग चेन का रुकने का कोई इरादा नहीं था, कायान त्यानजुन ने जल्दी से चिल्लाया, रुको रुको रुको। मैं अब और दिखावा नहीं करूंगा, मैं दिखावा करना बंद नहीं कर सकता। लेकिन फैंग चेन का रुकने का कोई इरादा नहीं था और वह बाहर की ओर चलता रहा। अरे अरे अरे, मैंने तुम्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है, तुम जल्दी से वापस क्यों नहीं आते? लेकिन फैंग चेन उदासीन रहा। ज्यादा दूर मत जाओ, मेरी भी अपनी गरिमा है, फिर से जाओ। रुको, मैं तुम्हें एक महान अवसर दे सकता हूँ, एक महान अवसर जो तुम्हें आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में प्रवेश की गारंटी दे सकता है। कायान त्यानजुन ने देखा कि फैंग चेन अपनी आंखें खोने वाला था और अब वह शांत नहीं रह सकता था, इसलिए वह चिल्लाया। ये कहकर फैंग चेन रुक गया। कौन सा अवसर? उन्होंने पूछा। पहले आओ और इस बारे में बात करो, कायान त्यानजुन ने कहा। फैंग चेन ने एक क्षण विचार किया और सेना के अगले भाग में लौट आया। वह ये भी समझ गया कि इतना सोचने के बाद भी दूसरा पक्ष उसे ऐसे नहीं जाने देगा। आगे बढ़ो, उन्होंने कहा। हे, पहले मेरे लिए चीजें निकालो। फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया। पहले मुझे वह अवसर बताओ जिसका तुमने उल्लेख किया था, और मैं सच्चाई की पहचान करने के बाद इस पर चर्चा करूंगा। यदि यह झूठ है तो क्या यह मेरे लिए बड़ा नुकसान नहीं होगा कि मैं इसे तुम्हें दे दूं? बकवास, अगर मैं तुम्हें अवसर बताऊं और तुम वापस लौट जाओ तो इससे मैं नहीं हारूंगा, कायान त्यानजुन ने गुस्से में कहा। फैंग चेन ने कहा, अगर यह सचमुच एक संयोग है तो क्या आपको लगता है कि मैं इस पर विश्वास करूंगा? सीनियर, आइए हम सीधे सादे बने और अपना समय बर्बाद करने से बचें। फैंग चेन को इतना स्वतंत्र और सहज देखकर कायान त्यानजुन ने कहा, जल्दी करो, मुझे तुम्हारे जैसे स्पष्टवादी व्यक्ति के साथ सहयोग करना पसंद है। उन्होंने कहा, आपको भट्टी के अंदर के गुप्त क्षेत्र के बारे में अवश्य पता होना चाहिए। फैंग चेन ने कहा, बेशक मुझे पता है। कायान त्यानजुन ने कहा, गुप्त क्षेत्र में एक खजाना है, और जो कोई भी उस खजाने को प्राप्त करता है वह आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में प्रवेश करने की संभावना 30% तक बढ़ा सकता है। मध्य चरण में प्रवेश करने की संभावना 10% है और देर से चरण में प्रवेश करने की संभावना 0.10% है। फैंग चेन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। आध्यात्मिक सागर में प्रवेश करने की 30% संभावना है। ये भले ही अधिक न लगे, लेकिन यह आपकी अपनी उम्मीदों के ऊपर जोड़ा गया है। ठीक उसी तरह जैसे फैंग चेन के पास आध्यात्मिक समुद्र को पार करने की 20% संभावना है। इस खजाने के साथ संभावना 50% तक बढ़ जाती है। 50% की संभावना बहुत अधिक है। अगर यह खबर फैल गई तो मुझे नहीं पता कि यह कितनी शक्तिशाली कट्टरता को आकर्षित करेगी। इसके अलावा मध्य से अंतिम चरण में सफलता मिलने की संभावना भी बढ़ गई है। हालांकि यह बेहद कम है, फिर भी यह एक उम्मीद है। एक ताओवादी के रूप में आप थोड़ी अस्पष्टता के लिए प्रयास करते हैं। फैंग चेन ने फिर पूछा, भट्टी में गुप्त क्षेत्र हर 100 साल में खोला जाता है। मुझे डर है कि आपने जिस खजाने का उल्लेख किया है उसे दूसरों ने छीन लिया है। नहीं नहीं नहीं, कायान त्यानजुन ने बार बार अपना सिर हिलाया। वे इसे छीन नहीं सकते, भले ही इसे छीनने में लाखों वर्ष और अरबों वर्ष लग जाएं। क्यों? उसका आत्मविश्वास देखकर फैंग चेन ने पूछा। क्योंकि उनके पास चाबी नहीं है और वह चाबी मेरे हाथ में है। चाबी के बिना यहाँ तक कि लिंगहाई राज्य के लोग भी इसे नहीं तोड़ सकते, कायान त्यानजुन ने गर्व से कहा। चाबी? फैंग चेन के मन में एक विचार आया और उसने कहा, वरिष्ठ, क्या आप मेरे साथ चाबी का आदान प्रदान करना चाहते हैं? ये सही है। कायान त्यानजुन ने सिर हिलाया और कहा, बेटा, इस तरह का सौदा घाटे का नहीं है। फैंग चेन ने स्पष्ट रूप से सिर हिलाया। बेशक ही कोई नुकसान नहीं है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि वरिष्ठ क्या चाहते हैं। कायान त्यानजुन दंग रह गया। क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं है? फैंग चेन ने कंधे उचकाकर अपना सिर हिलाया। ये देखकर कि फैंग चेन झूठ नहीं बोलना चाहता था, कायान त्यानजुन ने कहा, ठीक है, ये सिर्फ एक हड्डी है, आप जानते हैं। हड्डी? फैंग चेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया।
और फिर उसे वह अज्ञात हड्डी की छड़ी याद आई जो उसे पहले छोटे टॉवर में मिली थी। वह पहले भी इसका अध्ययन कर रहा था। आखिरकार ज़ियाओटा द्वारा उत्पादित उत्पाद निश्चित रूप से साधारण चीजें नहीं हैं, लेकिन लंबे समय तक अध्ययन करने के बाद भी जब उसमें कोई प्रगति नहीं हुई तो उसने उसे स्टोरेज रिंग में फेंक दिया और धीरे धीरे उसे भूल गया। ये सोचते ही उसकी भंडारण अंगूठी चमक उठी और हड्डी की छड़ी उसके हाथ में आ गई। ये है, हाँ यही बात है। जब आप बड़ी हड्डी की छड़ी देखते हैं, कैयान तियानजुन की आंखें आग से भर जाती हैं। आप लार निगलने की आवाज भी सुन सकते हैं। फैंग चेन के मन में एक विचार आया, यदि ऐसा प्राणी इस बड़ी हड्डी की ओर इतना आकर्षित है तो यह चीज साधारण नहीं होगी। कैयान तियानजुन को भी यह एहसास हो गया था कि वह थोड़ा असहज हो गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता था, उसने 1,00,000 वर्षों में किसी बड़ी हड्डी का स्वाद नहीं चखा था। फैंग चेन को सोचते देख उसने कहा, लड़के, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन ये हड्डी तुम्हारे किसी काम की नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारी लालसा को संतुष्ट करने के लिए है। बिल्ली आपकी भूख। फैंग चेन को स्वाभाविक रूप से इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसके सामने वाला व्यक्ति कम से कम आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में था, तो वह भोजन की अपनी लालसा को संतुष्ट करने के लिए इतना असभ्य कैसे हो सकता था। ये हड्डी आपके शरीर में एक निश्चित समय से है। यदि इसका कोई अन्य कार्य होता तो मुझे डर है कि अब तक आपको इसका पता चल गया होता। ये देखकर कि फैंग चेन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, तियानजुन कायान ने फिर कहा। फैंग चेन चुप था। दरअसल उसने कई तरीके आजमाए थे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि हड्डी का क्या उपयोग है। हालांकि सिर्फ इसलिए कि वह हड्डी नहीं ढूंढ पाया इसका मतलब यह नहीं है कि हड्डी का कोई काम नहीं है। जैसे ही वह ध्यान कर रहा था, उसके शरीर में स्थित छोटे से टावर ने अचानक प्रतिक्रिया की और उतार चढ़ाव उत्पन्न कर दिया। फैंग चेन चौंक गया, क्योंकि ज़ियाओटा ने उसे हड्डी की छड़ी राक्षस को देने के लिए कहा था। क्या ये हड्डी विशेष रूप से वॉरक्राफ्ट को दी जा सकती है? बस इतना ही, चून की शियाता ने ऐसा कहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी। ये सोचकर फैंग चेन को अब कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। आखिरकार ज़ियाओटा ने उसे व्यापार में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। चूंकि इसका उपयोग इस राक्षस द्वारा किया गया था, इसलिए इसका कोई कारण और लाभ अवश्य होगा। इस समय तियानजुन कायान ने फिर कहा, अब और संकोच मत करो। यदि आप इसे नहीं बदलते हैं तो इस हड्डी को पकड़ने का कोई फायदा नहीं होगा। कुआं। फैंग चेन ने आह भरी। ऐसा लग रहा था जैसे वह काफी देर से हिचकिचा रहा था और आखिरकार उसने अपना मन बना लिया। उन्होंने कहा, वरिष्ठ सही कह रहे हैं, चाहे ये हड्डी कैसी भी हो, अब इससे मुझे कोई लाभ नहीं होगा। इसे संभावना की उस किरण के साथ बदल देना ही बेहतर है। कायान तियानजुन बहुत खुश हुआ जब उसने देखा कि फैंग चेन ने इसका पता लगा लिया है। तो फिर इसे जल्दी से अंदर ले आओ, उसने कहा। फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, यदि आप अंदर जाएंगे तो ये जूनियर जीवित नहीं बचेगा। युद्ध में प्रवेश करने से निस्संदेह मृत्यु हो जाती, और वह मूर्ख नहीं था। बहुत। कायान तियानजुन को ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी अभी यह याद आया हो। फैंग चेन ने फिर कहा, वरिष्ठ, पहले चाबी क्यों नहीं निकालते? आखिरकार यह आपकी चेसिस है ना? अगर मैं भाग गया तो आप मुझे आसानी से मार सकते हैं। क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता? कायान ने रूखेपन से कहा। इस बार शर्मिंदा होने की बारी फैंग चेन की थी। इसे भूल जाओ, मैंने यहाँ सभी तात्विक आत्माओं और राक्षसों का निर्माण किया है। यदि तुम वास्तव में भागने की हिम्मत करते हो तो मेरे पास तुम्हें मारने के बहुत सारे तरीके हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कायान तियानजुन गतिरोध को जारी रखने का इरादा नहीं रखते थे और उन्होंने रियायतें दे दी। ये सुनकर फैंग चेन भी दंग रह गया। कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ इतने सारे तत्व आत्मा राक्षस हैं। ये पता चला है कि यह सब उनके सामने मौजूद कायान तियानजुन की वजह से है। इस समय एक काली रोशनी गहरे गड्ढे से उड़ी, फैंग चेन की ओर भागी और संरचना के पास रुक गई। फैंग चेन ने करीब से देखा, लेकिन थोड़ा हैरान रह गया, क्योंकि कायान तियानजुन ने जिस कुंजी का उल्लेख किया था वह वास्तव में एक भाला था। ये भाला काली और सरल है तथा उम्र से भरपूर है। भाले की नोक का आकार टेढ़ा मेढ़ा है, जो बहुत ही अजीब है। क्या यही चाबी है? उसने पूछा। आप इसे छूकर ही बता सकते हैं कि चाबी कहाँ है। मैं इसे सरनी से बाहर नहीं भेज सकता, आप खुद आकर इसे ले सकते हैं, कायान ने आत्मविश्वास से कहा। ये सुनकर फैंग चेन ने कहा, वह जूनियर कभी वापस नहीं आएगा। कायान तियानजुन ने कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है,
ये संरचना केवल मेरे लिए बनाई गई है और इसका आप पर और दूसरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप चिंतित हैं तो बस दूसरों को इसे लेने के लिए भेज दें। फैंग चेन के बोलने से पहले जियालिंग ने कहा, मास्टर, मुझे इसे लेने दीजिए। जरूरत नहीं, फैंग चेन ने सीधे मना कर दिया। उसके हाथ की एक लहर से आकाश बर्फ क्रिस्टल प्रकट हुआ, अपने स्वयं के रूप में परिवर्तित हो गया और संरचना में भाग गया। चाबी। कायान तियानजुन ने जब यह वस्तु देखी तो वह आश्चर्यचकित रह गया। कुंजी। फैंग चेन ने संदेह से पूछा, वरिष्ठ, क्या आप कह रहे हैं कि यह वस्तु भी एक कुंजी है? ये सच है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह अवसर कहाँ से आया। तुम्हारे बच्चे की किस्मत वाकई कमाल की है, कायान तियानजुन ने कहा। फैंग चेन सोच में पड़ गया। तियानिक्सुए क्रिस्टल क्यूशू में प्राप्त किया गया था, इसलिए अवसर क्यूशू में ही होना चाहिए। ये लू माइल पैलेस की प्रतिभा थी जिसने मूल रूप से इस चीज पर अपनी नजरें टिकाई थी। अगर मैं भविष्य में वापस जा सकूं तो मुझे अतिथि के रूप में डियर माइल पैलेस जाना होगा, फैंग चेन ने चुपके से कहा। लेकिन ये बात की है। उसने युद्ध में प्रवेश करने के लिए तियानिक्सुएजी को नियंत्रित किया। निश्चित रूप से, जैसा कि कायान तियानजुन ने कहा, जब तियानिक्सु क्रिस्टल प्रवेश किया तो संरचना में कोई उतार चढ़ाव नहीं आया। तियानजुएजी ने भाला पकड़ लिया और उसे बाहर निकाल लिया। फैंग चेन के देवता और दानव ने उस पर नजर डाली और यह पुष्टि करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, उन्होंने उसे सावधानी से अपने हाथ में पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही मैंने इसे पकड़ा, मेरे सामने की दुनिया अचानक बदल गई। ऐसा लगा जैसे उसकी चेतना किसी गुप्त लोक में पहुंच गई हो और उसके सामने एक विशाल द्वार प्रकट हो गया। पत्थर का दरवाजा बहुत बड़ा है, जिसमें जगह जगह दरारें हैं। ऐसा लगता है कि किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने इसे बलपूर्वक खोलने की योजना बनाई थी। लेकिन चाहे किसी भी तरह का हमला हो, पत्थर का गेट बिल्कुल भी हिलाया नहीं जा सकता और यह अभी भी यही खड़ा है। पत्थर के दरवाजे में एक छेद है, जो पत्थर के दरवाजे को खोलने के लिए चाबी का स्लॉट प्रतीत होता है। इससे पहले कि फैंग चेन करीब से देख पाता, उसकी चेतना वापस लौट गई। क्या हुआ? मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, कायान तियानजुन ने कहा। भट्ठी में गुप्त क्षेत्र कहाँ है? फैंग चेन ने पूछा। तियानजुन कायान ने सिर हिलाया। ये सही है, वह खजाना पत्थर के दरवाजे के पीछे है। अनगिनत वर्षों से अनगिनत महान शक्तियों ने इस पत्थर के दरवाजे को खोलने की कोशिश की है, लेकिन वे असफल रहे हैं। केवल आपके हाथ में मौजूद चाबी ही इसे खोल सकती है। फैंग चेन ने अपने हाथ में भाले को देखा। ऐसा लगता है कि इस कुंजी में वास्तव में कुछ भी गलत नहीं है। आप हड्डियां फेंक सकते हैं, कायान तियानजुन ने कहा। प्रकृति। फैंग चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हाथ में पकड़ी बड़ी हड्डी की छड़ी को संरचना में फेंक दिया। जैसे ही बड़ी हड्डी संरचना में प्रवेश करती, उसे एक भयानक चूषण बल द्वारा गहरे गड्ढे में खींच लिया जाता। वाह! अजीब सी हंसी सुनाई दी, जो ये दर्शा रही थी कि तियानजुन कायान बेहद खुश थी। ये देखा जा सकता है कि हड्डियों का प्रलोभन उसके लिए बहुत बड़ा है। फैंग चेन ने अपने हाथों को मोड़ते हुए कहा, यह मामला खत्म हो गया है, इसलिए मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ये लंबे समय तक रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है, खासकर तब जब उसका सामना किसी ऐसे प्राणी से हो जिससे वह निपट नहीं सकता। जाओ जाओ जूनियर, विदा लीजिए। फैंग चेन ने अपना हाथ जियालिंग को सौंप दिया, फिर मुड़ा और सोने का अंडा जियालिंग के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। सही। कायान तियानजुन को अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, हालांकि वह खजाना अच्छा है, लेकिन अगर तुम इसे ले लो तो इसका इस दुनिया के साथ एक कारण और प्रभाव होगा। जहां तक किस तरह के कारण और प्रभाव की बात है, तो तुम खजाने के सामने आने पर जान जाओगे। तुम इसे लेते हो या नहीं, ये तुम पर निर्भर है। तुम ही तय करो। ये सुनकर फैंग चेन ने पूछा, वरिष्ठ, ये किस प्रकार का खजाना है? कायान तियानजुन ने कोई उत्तर नहीं दिया। ये देखकर फैंग चेन को भी समझ में आ गया कि वह और कोई सवाल नहीं पूछ सकता और बस वहां से चला जा सकता है। यह महसूस करते ही कि फैंग चेन और अन्य लोग चले गए हैं, शांत मैग्मा दुनिया कायान तियानजुन की जंगली हंसी से गूंज उठी। वाह! पवित्र पर्वत के स्वामी, आपने मुझे एक पत्थर के खंभे के रूप में माना है जो हजारों वर्षों से दो क्षेत्रों को अलग करता है। जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मेरी ताकत वापस पा लेना। मैं निश्चित रूप से आपके रक्त के उत्तराधिकारियों को ढूंढ लूंगा, उन्हें एक एक करके मार डालो। तुम मेरा इंतजार करो। और वह मानव चींटी, जब तुम्हें वो खजाना मिल जाएगा, तब मैं इस नारकीय जगह को छोड़ सकूंगा। वाह! फैंग चेन की आध्यात्मिक चेतना उसके शरीर में प्रवेश कर गई
और उसने त्यानजुन कायान के शब्दों को देखा जो लगातार चेतना के समुद्र से आ रहे थे। उसके चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति थी, और यही कारण था कि वह कायान त्यानजुन के शब्दों को सुन पाया। ये हड्डियों के कारण है। जिस क्षण त्यानजुन कायान ने हड्डी चाटी, फैंगचेन को पता चल गया कि हड्डी क्या करती है। वह एक राक्षस की हड्डी निकली। बेशक ये हड्डी तलवार दानव की हड्डी नहीं है, बल्कि राक्षसी रसातल सींग वाले जानवर नामक हड्डी है। इस राक्षस की हड्डियां अन्य राक्षसों के लिए अत्यंत स्वादिष्ट होती हैं। ये कायान त्यानजुन की भी पसंदीदा चीज है, यही वजह है कि वह इतना उत्साहित है। हालांकि ये हड्डी एक छोटे से टॉवर से आई थी, लेकिन इसमें कुछ छेड़छाड़ की गई थी। जब कोई राक्षस जानवर इस हड्डी को चाटेगा तो उस पर चुपचाप एक निशान लग जाएगा, चाहे वह विचार हो या ध्वनियां। फैंगचेन उन्हें स्पष्ट रूप से सुन सकता था। यदि आप इसे निगल लेंगे तो आपका जीवन फैंगचेन द्वारा नियंत्रित हो जाएगा। पत्थर का खंभा। ये पता चला है कि दानव सागर के निचले चट्टान क्षेत्र को 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और उसे पत्थर के खंभे के रूप में उपयोग किया जाता है। ऐसा लगता है कि मैंने जो खजाना लिया है वही पत्थर के खंभे को तोड़ने और उसे मुक्त करने का मुख्य कारक है। दिलचस्प। फैंगचेन के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। ऐसा लगता है कि कायान त्यानजुन को केवल राक्षस की हड्डी चाहिए, लेकिन वास्तव में वह चाबी अपने हाथों में लेना चाहता है और खजाने को जब्त करना चाहता है। जब ये खजाना प्रकट होगा तभी उसे अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त करने का मौका मिलेगा। लेकिन भले ही वह ये जानता था, फिर भी फैंगचेन का खजाना हथियाने का कोई इरादा नहीं था। दूसरे पक्ष की पुनः स्वतंत्रता प्राप्त करने से उसके लिए कोई हितों का टकराव उत्पन्न नहीं होता। इसके विपरीत, यदि दूसरा पक्ष भाग निकले और उसके द्वारा नियंत्रित हो जाए। फैंगचेन इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। वह एक राक्षस था जो कम से कम आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में मौजूद था, और कम से कम वह अभी भी लिंगहाई क्षेत्र के अंतिम चरण में है। यदि वह इसे क्यूशु वापस ले जाए तो क्या वह दुनिया में अजेय नहीं हो जाएगा? ओह, क्यों परेशान हो? क्या तुम खजाना जब्त करने के लिए मेरा उपयोग नहीं करना चाहते? फिर मैं तुम्हें मुसीबत से बाहर निकलने में मदद करूंगा। इस समय वह मैग्मा दुनिया को छोड़ चुका है, लेकिन अभी भी ज्वालामुखी के नीचे है। हालांकि राक्षस की हड्डी प्राप्त करने के बाद त्यानजुन कायान को अब कोई बेचैनी नहीं हुई और ज्वालामुखी फिर से शांत हो गया। चलो चलें, जाने का समय हो गया है, फैंगचेन ने कहा। हाँ, सुनहरा अंडा धन्य भूमि पिंजरे में वापस आ गया, जबकि फैंगचेन और ज़ियालिंग ने अन्य समुद्री राक्षसों का सामना करने से बचने के लिए आत्मा मछली जनजाति में बदलना जारी रखा। हालांकि फैंगचेन ने अनुमान लगाया कि हयान ज्वालामुखी में प्रवेश करने वाले अधिकांश समुद्री राक्षस मर जाएंगे। बाहर निकलते समय फैंगचेन ने पाया कि तात्विक आत्मा राक्षस मैग्मा में गोता लगा चुके थे और अब पहले की तरह सक्रिय नहीं थे। मुझे डर है कि यह फिर से कायान त्यानजुन का काम है। मुझे डर है कि मैं गलती से यहाँ मर गया। फैंगचेन आह भरने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन साथ ही वह उलझन में भी था। लेकिन उसने मुझे क्यों चुना? क्योंकि उसके पास वह राक्षसी हड्डी है। चाहे आप आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में समुद्री राक्षसों या कल्पित बौनों की तलाश कर रहे हो, आपके पास स्वयं खजाना हथियाने की अधिक संभावना है। लेकिन दूसरे पक्ष ने उसे चुना, जिससे वह थोड़ा उलझन में पड़ गया। इस समय छोटे टॉवर ने एक लहर भेजी, भाग्य, किस्मत। फैंगचेन चौंका। मेरी अपनी किस्मत, ये सचमुच संभव है। यद्यपि भाग्य भ्रामक है और इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, लेकिन यह अस्तित्व में है। कभी कभी बहुत भाग्यशाली व्यक्ति सचमुच शक्तिशाली व्यक्ति से अधिक उपयोगी होता है। लेकिन तभी फैंगचेन को कुछ एहसास हुआ और उसने संदेह से कहा, शियाओटा, तुम अचानक इतना क्यों बोल रहे हो? क्या तुम्हें भी उस खजाने में बहुत दिलचस्पी है? वह शियाता के चरित्र को समझ गया। एक देवी की तरह वह आमतौर पर खुद को नजरअंदाज करती है और केवल तभी कुछ मिठास देती है जब उसे खुद का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। लेकिन इस बार जियाउटा ने उससे राक्षस की हड्डियां देने को कहा और उसके सवालों के जवाब भी दिए। ये स्पष्ट था कि खजाने में उसकी गहरी दिलचस्पी थी। ये सुनकर शियाता फिर से चुप हो गया। वह अपनी गलती समझ जाने के बाद थोड़ा गुस्से में लग रहा था और उसने फैंगचेन को नजरअंदाज कर दिया। फैंगचेन मंद मंद मुस्कुराया और उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। भट्टी में गुप्त क्षेत्र है ना, मैं जाकर उसे बुक कर लूंगा। फिर यात्रा सुचारू हो गई और कोई बाधा नहीं आई। लेकिन जब वह हयान ज्वालामुखी से निकलने ही वाला था तो उसकी मुलाकात एक परिचित से हुई। कुछ ही दूरी पर उसने शिनानन को 2 मछली राक्षसों से लड़ते हुए देखा।
करीब से देखने पर क्या वे बेजे कबीले के ब्लड शार्क और स्काई क्रैब कबीले के लुओशियाओकियान नहीं हैं? वे भाग्यशाली थे कि बच गए। फैंग चेन आश्चर्यचकित था और उसने इन दो राक्षसों को कम करके आंका था। मन की शांति, चलो मरें। तुमने हमारे कबीले के सभी कुलीन लोगों को मार डाला है, तुम्हें भी उन्हीं के साथ दफनाया जाएगा। दोनों राक्षस क्रोध से दहाड़ने लगे और भयंकर आक्रमण करने लगे। हालांकि शिन आनन विरोध करते करते थक गई थी। इस समय उसकी छाती पर एक गहरा घाव था, जो ऐसा लग रहा था जैसे कि तत्व आत्मा दानव द्वारा घायल किया गया हो। दूसरे राक्षस के शब्दों को सुनकर शिन आनन ने ठंडी आवाज में कहा, इतना सही मत बोलो, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुमने मुझे घायल देखा था और मुझे मारने का अवसर लेना चाहते थे। अधिकांश राक्षस कुलों में कोई तथाकथित स्नेह नहीं होता, और कुछ राक्षस कुल तो अपनी ही जाति को खा जाते हैं। ब्लड शार्क और लुओ ज़ियाओकियान भी ऐसे ही राक्षस हैं। तथाकथित बदला तो बस दो राक्षसों द्वारा बनाया गया एक बहाना है। वे आन आन को तब मारना चाहते थे जब वह घायल थी। हाँ, मन की शांति, मुझे देखना है कि इस बार मैं कहाँ भाग सकता हूँ। तुम यहीं मर गए। अगर तुम्हारी माँ भी इसका पता लगाना चाहती तो भी वह कुछ नहीं कर सकती थी। दोनों राक्षस भयंकर रूप से हंसे। शिन आनन की प्रतिभा बहुत मजबूत है। हालांकि उसका स्तर उनसे कम है, फिर भी वह उन्हें आसानी से हरा सकता है। जब वह भविष्य में आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में पहुंचेगा तो क्या वह बाहरी समुद्र में शीर्ष शक्ति नहीं होगा? मुझे डर है कि इन दोनों जनजातियों को भी दबा दिया जाएगा। यही वह चीज है जो वे देखना नहीं चाहते। इसलिए यहाँ मन की शांति के साथ मरना दोनों कुलों के लिए बहुत लाभदायक है। आन आनन का आकर्षक चेहरा थकावट से भरा हुआ था। फैंग चेन से अलग होने के बाद वह बाहर निकलने का रास्ता तलाश रही है। अंततः बाहर निकलने का रास्ता खोजने पर उन्हें वहां छुपे हुए तात्विक आत्मा राक्षसों का एक समूह मिला। पुनः घिर जाने पर वह अपनी पूरी ताकत से प्रतिरोध कर सकी, लेकिन इन तात्विक आत्मा राक्षसों से निपटना वास्तव में कठिन था, और यहाँ तक कि उसे बहुत सारी चोटें भी आईं। जब उसने सोचा कि इस बार उसकी मृत्यु निश्चित है, तो ये तात्विक आत्मा राक्षस अज्ञात कारणों से स्वयं ही वहां से चले गए और मैग्मा में डूब गए। लेकिन इससे पहले कि वह राहत की सांस ले पाती, ब्लड शार्क और लुओ ज़ियाओकियान उसे मारने के लिए आ गए। ये स्पष्ट है कि वे इस अवसर की प्रतीक्षा में घात लगाए बैठे हैं तथा मानसिक अन्वेषण को रोकने के लिए जादुई हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए वर्तमान स्थिति ऐसी है। फैंग चेन ने आह भरते हुए कहा, यह मन की शांति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि उसका उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने का कोई इरादा नहीं था। ये पहले से ही अच्छा था कि उसने स्थिति का फायदा नहीं उठाया। मेरी सहायता करो। जब वह जाने ही वाला था तो शिन आनन का संदेश आया। फैंग चेन दंग रह गया। दूसरे पक्ष की मानसिक शक्ति वास्तव में बहुत मजबूत थी और उसे फिर से खोज लिया गया। उसने जवाब दिया, तुम्हें बचा लूंगा। क्या तुम्हारे पास बदलने के लिए कुछ और है? राक्षस की गोली की ऊर्जा का बाकी आधा हिस्सा। ये सुनकर शिन आनन को बहुत गुस्सा आया। यदि दानव गोली सार का शेष आधा हिस्सा फैंग चेन द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तो उसकी साधना स्तर 5 तक गिर जाएगी। लेकिन वह ये भी जानती है कि फैंग चेन एक ऐसा व्यक्ति है जो लाभ के बिना कुछ भी नहीं करेगा। वह बिना लाभ के उसकी कभी मदद नहीं करेगा। लेकिन वह कोई योगिनी नहीं है और वह अपने साथ कोई खजाना नहीं लाई। उसकी चेतना की एकमात्र बाली भी फैंग चेन ने छीन ली थी। जब तक आप मुझे बचा सकते हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, शिन आनन ने उत्सुकता से कहा। वह यहाँ मरना नहीं चाहती थी। कुछ भी। फैंग चेन तो सीधे ही वहां से चले जाना चाहता था, लेकिन जब उसने ये सुना तो वह भावुक हो गया। सचमुच? उसने पूछा। फैंग चेन के दिल की धड़कन देखकर शिन आनन थोड़ा चिंतित हुई। क्या वह मेरे साथ कुछ करेगा? कुछ सुंदर और प्यारी जलपरियां कल्पित बौनों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। जहां तक उद्देश्य की बात है तो स्वाभाविक रूप से इसका उद्देश्य उन विकृत कल्पित बौनों के विकृत शौक को संतुष्ट करना है। और फैंग चेन ने उसके साथ पहले भी ऐसा किया था। उसे डर था कि फैंग चेन के भी कुछ विकृत शौक होंगे। इसलिए उसने एक ध्वनि संदेश भेजा, जब तक आप मेरे साथ कुछ नहीं करते, मैं आपकी किसी भी इच्छा पर सहमत हो सकती हूँ। फैंग चेन दंग रह गया और उसे समझ में नहीं आया कि शिन आनन ने ऐसा क्यों कहा। लेकिन यह उनकी योजना के साथ असंगत नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन आपको बचाने के बाद हमें फिर से एक दानव भगवान अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। ठीक है, बस उससे फुसफुसाकर बात मत करना, बाकी सब ठीक है। ये सुनकर फैंग चेन ने बकवास करना बंद कर दिया। ज़िया लिंग को यहाँ इंतजार करने के बाद
उसने अपने हाथ में तत्काल भाला लेकर हमला करना शुरू कर दिया। टकराना। दोनों राक्षस पूरी ताकत से शिनआनन को थोड़े समय में ही गिराने की कोशिश कर रहे थे। शिनआनन केवल अपने दांत पीसकर विरोध कर सकती थी, वह अपनी सीमा तक पहुंचने वाली थी। शिनआनन, बस अपना भाग्य स्वीकार करो, क्यों जोर दे रहे हो, ये सब व्यर्थ है। दोनों राक्षसों ने शिनआनन का उपहास किया तथा उसकी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा को तोड़ने तथा समस्या को शीघ्रता से सुलझाने का प्रयास किया। लेकिन शिनआनन दोनों राक्षसों के व्यंग्य के प्रति उदासीन थी। ये निश्चित नहीं है कि कौन बचेगा और कौन मरेगा। रक्त शार्क ने व्यंग्यपूर्वक कहा, क्या तुम्हें लगता है कि कोई है जो तुम्हें बचा सकता है? ये सुनकर शिनआनन थोड़ा मुस्कुराया, शायद हो। दोनों राक्षस अचंभित रह गए और अगले ही पल उनके पीछे हवा टूटने की आवाज आई। दोनों राक्षस सतर्क हो गए और जल्दी से एक तरफ हट गए। ब्लड शार्क के दाहिने तरफ से एक भाला आया। अगर ब्लड शार्क एक कदम और धीमी होती तो उसका सिर सीधे घुस जाता। वह अभी भी सदमे में था और गुस्से में था। कौन है भाई? उसने उस दिशा में देखा जिधर से भाला आया था। यह मैं हूँ, एक ठंडी आवाज सुनाई दी, लेकिन उस दिशा में नहीं जिस ओर वह देख रहा था, लेकिन उस दिशा में जिधर से भाला गुजरा। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने अपनी आंखें बड़ी कर ली और पीछे देखने के लिए अपना सिर घुमाया, लेकिन उसने देखा कि दो लंबी तलवारें एक ही समय में उस पर वार कर रही हैं। टकराना। वह अचानक हुई इस तलवार का विरोध नहीं कर सका और कट्टर दूर जा गिरा। वह पत्थर की दीवार से जोर से टकराया। एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा बन गया। अचानक हुए हमले से लुओ शियाओकियान का हमला अचानक रुक गया। उसने आंखें खोलकर अविश्वास से दृश्य देखा। इस बार केवल 3 ही स्तर 7 के सायरन समुद्री ज्वालामुखी में प्रवेश कर रहे हैं। कौन सा अन्य राक्षस ऐसे क्षेत्र तक पहुंच सकता था? लेकिन जब उसने राक्षस को स्पष्ट रूप से देखा तो वह दंग रह गया। वह फैंग चेन के एक आत्मा मछली कबीले के सदस्य के रूप में स्पष्ट उपस्थिति से कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। लेकिन जिस बात ने उसे और भी अधिक आश्चर्यचकित किया वह थी फैंग चेन की साधना। मध्य स्तर 6। ये कैसे संभव है? एकमात्र लेवल 6 तलवार एक तलवार से ब्लड शार्क को टुकड़ों में कैसे काट सकती है? और ये देखते हुए कि ब्लड शार्क लंबे समय तक खड़ी नहीं हुई, वह गंभीर रूप से घायल हो गई होगी। आप कौन हैं? लुओ शियाओकियान ने फैंग चेन को घूर कर देखा। लिंग्यू जनजाति में ऐसा राक्षस नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता तो वे इस खबर से पूरी तरह अनभिज्ञ नहीं होते। फैंग चेन ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बल्कि शिनआनन से कहा, वो तुम पर छोड़ दो, मैं पहले उससे निपटूंगा। उसने अपनी तलवार लुओ शियाओकियान की ओर तान दी। अच्छा। मन की शांति के साथ सिर हिलाया। फिर वह सीधे रक्त शार्क की ओर चला गया। रक्त शार्क जल्दी से खंडहर से बाहर आ गई। उसकी आंखें लाल थीं। ये पहली बार था जब उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ था, और जिसने उसे चोट पहुंचाई वह मात्र लेवल 6 का था। लेकिन शिनआनन को आते देख वह पहले उससे ही निपट सकता था। मैं पहले उससे निपटूंगा। तुम इस आदमी को वापस पकड़ो, मैं इसे अपने हाथों से खाना चाहता हूँ। उसने लुओ शियाओकियान को एक संदेश भेजा। अच्छा। लुओ शियाओकियान सहमत हो गया। उसके पास भी एक योजना थी। फिर उसने फैंग चेन की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, लड़के, तुम मुझे गंभीरता से नहीं लेते। मैं एक लेवल 7 सायरन हूँ। तुम मात्र लेवल 6 के साथ मौत को आमंत्रित कर रहे हो। सच? तो फिर कोशिश करके देखो। फैंग चेन ने तलवार का बक्सा निकाला। 108 वर्षा तलवारें प्रकट हुईं और उनमें मानसिक शक्ति डाल दी गई। ये दृश्य देखकर लुओ शियाओकियान का चेहरा थोड़ा बदल गया। इतने सारे जादुई हथियार। यद्यपि सायरन जादुई हथियारों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वे आमतौर पर एकल वस्तुएं होती हैं। फैंग चेन जैसे चमकदार लोग बहुत कम हैं। केवल प्राइमेट ही ऐसा कर सकते हैं। आखिरकार, भले ही सायरन राक्षसों के तरीके का अभ्यास करें, वे शुरुआती चरणों में कौशल का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। और जादुई हथियारों को आमतौर पर कुछ कौशलों से आशीर्वादित होने की आवश्यकता होती है। इस आदमी में कुछ अजीब बात है। उनके चेहरे पर गंभीरता थी और उन्होंने दूसरे पक्ष को सिर्फ इसलिए कमतर आंकने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह 6ठे स्तर का था। अनगिनत छोटी तलवारों को अपने ऊपर हमला करते देख लुओ शियाओकियान ने बिना किसी डर के उपहास किया। डिंग डिंग, खनक खनक, बारिश की अनगिनत बूंदें उसके शरीर पर घनीभूत होकर गिरी, लेकिन खरोंच तक नहीं आ सकी। तुम सोचते हो कि एक जादुई हथियार मेरी सुरक्षा को भेद सकता है? ये तो बस एक इच्छाधारी सोच है। वह उपहासपूर्वक बोला। फैंग चेन ने कुछ नहीं कहा।
एक विचार के साथ 108 वर्षाभूम तलवारें एक में विलीन हो गईं, 54 तलवारों में बदल गईं और फिर से लुओ ज़ियाओकियान की ओर वार किया। ये देखकर लुओ ज़ियाओकियान अभी भी उपहास करता रहा। बड़ी चिमटियों की लहर, प्रकाश की कई किरणें फूट पड़ी, जिससे वर्षा तलवार का अधिकांश भाग अवरुद्ध हो गया। लेकिन उसके शरीर पर अभी भी उसका एक छोटा सा हिस्सा कटा हुआ था। हालांकि लुओ ज़ियाओकियान के चारों ओर से प्रकाश फूट पड़ा। तलवारों की शेष वर्षा की बूंदें तुरंत विक्षेपित हो गईं, लेकिन फिर भी रक्षा को भेद नहीं सकी। फैंग चेन ने भौहें सिकोड़ी। ऐसा नहीं है कि उसकी रेनड्रॉप तलवार कमजोर है, लेकिन इस राक्षस की रक्षा वास्तव में बहुत मजबूत है। मेरी सुरक्षा के बारे में सोचो। तुम मात्र छठे स्तर पर इसे कैसे तोड़ सकते हो? लुओ ज़ियाओकियान जोर से हंसा। इस समय मन की शांति की आवाज मेरे कानों में आई। स्काई क्रैब कबीले का सबसे मजबूत पक्ष रक्षा है। रक्षा। फैंग चेन को आश्चर्य नहीं हुआ। प्रतिद्वंद्वी की रक्षा वास्तव में अद्भुत थी। लड़के, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? लुओ ज़ियाओकियान ने भी हमला करने की पहल नहीं की। वह देख सकता था कि फैंग चेन की लड़ने की क्षमता असाधारण थी और उसे साधारण स्तर 6 मोहिनी की तरह नहीं माना जा सकता था। एकमात्र तरीका यह है कि प्रतिद्वंद्वी को रोककर रखा जाए और ब्लड शार्क को शिनानन से निपटने दिया जाए और फिर उसे मारने के लिए मिलकर काम किया जाए। ये सुनकर फैंग चेन हल्का सा मुस्कुराया। यदि आप मुझे नहीं मार सकते तो हम फिर से मिल सकते हैं। 54 वर्षा बूंदें तलवारें फिर से एक में विलीन हो गईं और फिर से काटने के लिए 27 तलवारें बन गईं। लुओ ज़ियाओकियान ने अपना बड़ा चिमटा घुमाया और हमला करने के लिए चिमटे की छाया में बदल गया। उसने वर्षा करने वाली 27 तलवारों में से अधिकांश को रोक लिया, लेकिन उनमें से कुछ ने फिर भी उसे मारा। लेकिन यह अभी भी काम नहीं करता है। दोबारा 27 वर्षा बूंदें गिराने वाली तलवारें पुनः एक हो गईं और 13 तलवारें बन गईं। 3 तलवारों में से एक तलवार एक हो गई और फिर से कट गई। लुओ ज़ियाओकियान को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था और उसका असली रूप सामने आ गया था। इसे पुनः ब्लॉक करें। फिर से एक साथ आओ। 13 तलवारें 6 में बदल गईं। फिर से कट। लेकिन लुओ ज़ियाओकियान की रक्षा इतनी अद्भुत थी कि इसे अभी भी तोड़ा नहीं जा सका। ये देखकर फैंग चेन फिर से एकजुट हो गया। लेकिन 3 रेनड्रॉप तलवारें अपनी अविश्वसनीय शक्ति के साथ अभी भी लुओ ज़ियाओकियान की रक्षा को तोड़ने में असमर्थ थीं। हाँ, मैंने सोचा था कि तुम्हारे पास कुछ तरकीबें होंगी, लेकिन अब पता चला कि तुम तो बहुत अच्छे हो। भले ही लुओ ज़ियाओकियान को बहुत पसीना आ रहा था और 3 रेनड्रॉप तलवारों का उपयोग करना पहले से ही बेहद कठिन था, फिर भी वह दिखावा कर रहा था। अपनी 3 तलवारों की शक्ति से भले ही वे अंततः एक में संयुक्त हो जाएं, उसे विश्वास था कि फैंग चेन अभी भी उसकी रक्षा को तोड़ने में सक्षम नहीं होगा। उसने फिर से रक्त शार्क की ओर देखा। इस समय रक्त शार्क ने ऊपरी हाथ प्राप्त कर लिया है। आखिरकार शिनानन घायल हो गया है और लंबे समय तक टिक नहीं सकता है। ये देखकर उसे बहुत राहत महसूस हुई और जल्द ही खूनी शार्क से निपटा गया और उसे राहत महसूस हुई। तब तक वे इस आदमी से छुटकारा पाने के लिए मिलकर काम कर सकेंगे। जल्दी करो, मैं अब और नहीं रुक सकता। शिनानन भी थोड़ा चिंतित था और उसने संदेश प्रेषित किया। फैंग चेन के चेहरे पर एक शांत भाव था और उसने उत्तर दिया, रुको, मैं इसे आखिरी तलवार से हल करूंगा। आखिरी तलवार। ज्यादा आश्वस्त मत हो। लेकिन शिनानन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। वह फैंग चेन की ताकत जानती थी। भले ही उसके पास शुरुआती स्तर 7 के लड़ाके की ताकत थी, फिर भी उसे मारना मुश्किल था। यद्यपि उसकी राक्षसी गोली ने उसकी ताकत को बहुत बढ़ा दिया था, फिर भी उसके लिए इतने कम समय में 7वें स्तर के समुद्री राक्षस को मारना असंभव था। इसके अलावा वह लेवल 7 की साइरन है जो रक्षा में अच्छी है। फैंग चेन को शिनानन के संदेह की परवाह नहीं थी। मिलाना। तीनों बरसती तलवारें आपस में मिलकर एक बड़ी तलवार में बदल गईं। फैंग चेन ने अभी भी इसे नियंत्रित करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग किया, लेकिन इस बार वह देवताओं और राक्षसों की शक्ति को पागलपन की हद तक डाल रहा था। शरीर में दैवी और आसुरी ग्रंथों का प्रकाश तेज और तेज होता गया। इसी समय पीछे ताओवादी पाठ प्रदर्शित किया गया है। पुनर्जन्म दाव पाठ के अलावा अन्य 20 दाव पाठ भी प्रदर्शित किए गए और इस बड़ी तलवार पर आशीर्वाद दिया गया। 20 दाव पात्र, ये कैसे संभव है? जिस क्षण मैंने 20 ताओवादी पात्रों को देखा, लुओ ज़ियाओकियान उलझन में था। यद्यपि सायरन भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उनमें और प्राइमेट्स के बीच बहुत बड़ा अंतर है। यदि आप आत्मज्ञान प्राप्त भी कर लें,
तो भी आपको अधिकतम 1 या 2 ही मिलेंगे, और आपको 7वें या 8वें स्तर तक पहुंचने तक इंतजार करना होगा, जब आपकी बुद्धि पूरी तरह विकसित हो जाएगी। लेकिन उसके सामने जो राक्षस था, वह केवल स्तर 6 का था, लेकिन उसने पहले ही 20 दाओ ग्रंथों को समझ लिया था। नहीं, तुम कोई राक्षस नहीं हो, तुम एक योगिनी हो। लुओ ज़ियाओकियान को तुरंत इसका एहसास हो गया। महान तलवार चमकती है, महान दाव की शक्ति एक साथ इकट्ठा होती है। सम्मिलन। अंत में ये तलवार में एकीकृत है। कैंडो पर ध्यान केंद्रित करें। सिर काट दो। फैंग चेन। जैसे ही सिर काटने का शब्द निकला, तलवार की नीयत जबरदस्त हो गई। लुओ ज़ियाओकियान की अभिव्यक्ति बार बार बदल रही थी। उसने बिल्कुल भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। वह दहाड़ उठा, उसके शरीर का आकार बदलता रहा। वह अपने असली रूप में वापस आ गया। वह दहाड़ उठा, उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। वह सुनहरे शरीरों में लिपटा हुआ था। तुम मुझे मारना चाहते हो? यह इतना आसान नहीं है। जवाब में फैंग चेन की अभिव्यक्ति शांत रही और उसने अपनी तलवार नीचे कर दी। आत्मा स्लैश। धमाका। तलवार नीचे गिर गई और लुओ ज़ियाओकियान के असली शरीर से टकरा गई। हालांकि बड़ी तलवार शक्तिशाली थी, लेकिन ये लुओ ज़ियाओकियान के वास्तविक शरीर की रक्षा को तोड़ने में विफल रही। हा, 20 दाव पात्रों को शामिल करने वाली तलवार क्या कर सकती है? हमारे कबीले की रक्षा अजेय है। लुओ ज़ियाओकियान जोर से हंसा, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कुराहट अचानक बंद हो गई और उसकी केकड़े जैसी आंखें चौड़ी हो गईं। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। ये कैसे संभव है? वह अविश्वास से दहाड़ा। स्नैप, स्नैप। वह अंदर से बाहर तक दरारों से घिरा हुआ था। महान तलवार यह अवसर नहीं छोड़ेगी। इसे एक तलवार से काट दो। आह! एक चीख सुनाई दी। केकड़ा खोल अकेले फैंग चेन के हमले का सामना नहीं कर सकता था। लुओ ज़ियाओकियान का शरीर आधा कट गया और वह तुरंत मर गया। इस समय पूरा स्थान शांत था। क्या चल रहा है? सबसे ज्यादा हैरान तो ब्लड शार्क था। उसे अभी भी समझ नहीं आया कि लुओ ज़ियाओकियान की मौत कैसे हुई। केवल शिन आनन ने इसे देखा। ये तलवार न केवल बाहर काटती है, बल्कि अंदर भी काटती है। इस तलवार में 2 वार हैं, एक भौतिक शरीर को काटने के लिए और दूसरा चेतना के सागर को काटने के लिए। लुओ ज़ियाओकियान अपने शरीर को काटने वाली तलवार से बचाव करने में सक्षम था, लेकिन वह उस तलवार से बचाव नहीं कर सका जिसने उसकी चेतना के सागर को काट दिया। इससे पहले फैंग चेन भौतिक शरीर पर हमला कर रहा था, जिससे लुओ ज़ियाओकियान को लगा कि फैंग चेन के सभी हमले तलवार के वार से आए थे। लेकिन वह ये नहीं जानता था कि वह भी अपनी तरह मानसिक हमले करने में माहिर है। शिन आनन के चेहरे पर गंभीरता थी। वह भी इस तलवार के सामने अचंभित रह जाएगी। फैंग चेन ने लुओ ज़ियाओकियान के शरीर को सीधे धन्य भूमि पिंजरे में डाल दिया। तभी उसकी नज़र रक्त शार्क पर पड़ी। ब्लड शार्क का चेहरा पूरी तरह बदल गया। अब वह लड़ने की हिम्मत नहीं कर सका। वह अपने असली रूप में बदल गया और समुद्री ज्वालामुखी की ओर भाग गया। लुओ ज़ियाओकियान उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, घायल होने के कारण उसकी तो बात ही छोड़िए। लेकिन शिन आन दूसरे पक्ष को भागने का मौका कैसे दे सकती थी? उसने बस अपनी बची हुई सारी मानसिक शक्ति झोंक दी। रक्त शार्क अभी ज्यादा दूर नहीं भागी थी कि अचानक उसे महसूस हुआ कि दुनिया बदल गई है और वह अंतहीन अंधकार में प्रवेश कर गई। आध्यात्मिक शक्ति से परिवर्तित जलपरियां एक के बाद एक उसकी ओर दौड़ी। धक तेरी की! ब्लड शार्क का चेहरा एकदम बदल गया। उसे पता था कि शिन आनन उसे किसी भी कीमत पर यहाँ मारने की योजना बना रही थी। शिन आनन, हमारे 3 कबीले सहयोग कर रहे हैं। उसे मार डालो, मेरे पिता तुम्हें जाने नहीं देंगे। वह दहाड़ा। ये सुनकर शिन आनन ने व्यंग्य किया, तुम मुझे जाने नहीं दोगे। तुम्हारे पिता के हजारों वंशज हैं और तुम अकेले प्रतिभाशाली नहीं हो। तुम्हारी मृत्यु का उनके लिए कोई मतलब नहीं होगा और हो सकता है कि वे तुम्हें बहुत पहले ही भूल गए हों। जहां तक सहयोग की बात है, चिंता मत करो। मुझे डर है कि अगर उसे पता भी चल जाए कि मैंने तुम्हें मार दिया है, तो भी इससे भविष्य में सहयोग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ब्लड शार्क ने फिर कहा, तुम कल्पित बौनों के साथ मिलकर काम कर रहे हो। तुम उन्हें धोखा दे रहे हो। ये सुनकर शिन आनन ने उपहास किया, क्या आपके बाइज़े कबीले ने कभी अन्य राक्षस कबीलों पर घात लगाने के लिए कल्पित बौनों के साथ मिलकर काम नहीं किया है? मुझ पर दोष मत डालो, ये बेकार है। उसी समय फैंग चेन आ गया। रक्त शार्क का सामना करते हुए उन्होंने 108 वर्षाबूंद तलवारों का उपयोग नहीं किया, बल्कि सीधे भगवान और दानव द्वितीय शैली की स्थिति में प्रवेश किया।
शिन आनन के मानसिक हमले में सहयोग करें और रक्त शार्क की घेराबंदी करें। हालांकि रक्त शार्क मजबूत है, ये लुओ ज़ियाओकियान से ज़्यादा मजबूत नहीं है। इसके अलावा वह घायल भी था, इसलिए वह फैंग चेन का मुकाबला नहीं कर सकता था। सिर्फ एक कप चाय में फैंग चेन और शिन आनन ने उसे मौके पर ही मार डाला। फैंग चेन ने राक्षस की गोली निकाली और स्वाभाविक रूप से लाश को जाने नहीं दिया और उन सभी को धन्य भूमि पिंजरे में डाल दिया। अगर सोने के अंडे को किसी चीज से लगाव हो जाए तो वह उसे सीधे खा सकता है। लेवल 7 की जलपरी का मांस और खून भी उसके लिए निश्चित रूप से फायदेमंद है। ये सब करने के बाद फैंग चेन ने अपनी नज़र कमजोर शिन आनन पर टिकाई। जब शिन आनन ने फैंग चेन को अपनी ओर देखते हुए देखा तो उसका दिल तेजी से धड़क उठा और वह उसे सतर्कता से देखने लगी। तुम क्या करना चाहते हो? उसने डरते हुए पूछा। फैंग चेन ने कुछ नहीं कहा। वास्तव में ये शिन आनन की समस्या को हल करने का सबसे अच्छा अवसर है और वह वास्तव में लुभाया हुआ है। लेकिन अपनी अगली योजना के बारे में सोचते हुए अंततः उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मुझे मछली में कोई दिलचस्पी नहीं है। यदि आप सहज महसूस करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे। यदि दूसरे पक्ष को सचमुच मुझ में कोई रुचि नहीं होती तो वह मेरे कान 2 बार क्यों काटता? फैंग चेन ने इस बात की परवाह नहीं की कि वह क्या सोच रही है और कहा, अब समय आ गया है कि मैं अपनी मान बताऊं। मैं गंभीर रूप से घायल हूं। मेरे ठीक होने के बाद हम इस बारे में बात करेंगे। मन की शांति और मन की शांति। फैंग चेन ने सीधे मना कर दिया, नहीं, कौन जानता है कि ठीक होने के बाद तुम एक अलग व्यक्ति होगे या नहीं। अगर तुम नहीं चाहते हो तो तुम यहाँ रह सकते हो। फैंग चेन को इतना दृढ़ निश्चय देखकर शिन आनन को पता था कि वह बच नहीं सकती। तो उसने पूछा, तो फिर मुझे बताओ, तुम मुझसे किस तरह के दानव देवता अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाना चाहते हो? मैं तुम्हें चाहता हूँ, फैंग चेन ने कहा। क्या? शिन आनन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने गुस्से से कहा, तुम्हारे और मेरे बीच कोई संभावना नहीं है। फैंग चेन ने अवाक होकर उसकी ओर देखा और कहा, मैं बस एक पल के लिए रुक गया। तुम इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों कर रही हो? मैंने पहले ही कहा था कि मुझे अब मछली में कोई दिलचस्पी नहीं है। आनन चिंतित और क्रोधित है। तभी उसे एहसास हुआ कि फैंग चेन ने उसे धोखा दिया है। ये कल्पित बौने इतने परेशान क्यों हैं? फैंग चेन ने तब कहा, मैं चाहता हूं कि आप राक्षस भगवान के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करें और अगले समय में 500 स्तर 7 समुद्री राक्षसों का शिकार करने में मेरी मदद करें। शिकार पूरा होने के बाद ही आप जा सकते हैं। 500 स्तर 7 सायरन। शिन आनन की सुंदर आंखें चौड़ी हो गईं। तुम 8वीं स्तर की सायरन का शिकार क्यों नहीं करते? वह कहे बिना नहीं रह सकी। फैंग चेन ने कहा, ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता। बाहरी समुद्र में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली चीज सायरन है। स्तर 7 के सायरन कम लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनमें से 500 भी कुछ नहीं है। इसके अलावा आपको लेवल 7 के समुद्री राक्षसों का शिकार करने की जरूरत नहीं है जो राक्षसों के रास्ते पर चलते हैं। आप लेवल 7 के समुद्री राक्षसों का भी शिकार कर सकते हैं जो जानवरों के रास्ते पर चलते हैं। ये जानवर आपके आदेशों का पालन नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें मारने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये सुनकर शिन आनन चुप रही। बीस्ट पाथ में 7वें स्तर के सायरन मित्र और शत्रु में अंतर नहीं करते हैं, तथा जैसे ही कोई जीवित प्राणी उनके क्षेत्र में प्रवेश करता है वे उस पर हमला कर देते हैं। यदि वे बीस्ट पाथ पर सायरन को मार दे तो 500 की समस्या नहीं होगी। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। मन की शांति के साथ सिर हिलाया। बहुत जल्दी सहमत मत हो, मेरी अभी भी कुछ अतिरिक्त आवश्यकताएं हैं। शिकार की प्रक्रिया के दौरान आपको किसी भी जलपरी को अपना ठिकाना नहीं बताना चाहिए और जब तक आप 500 जलपरियों का शिकार नहीं कर लेते तब तक आपको मेरा अनुसरण करना चाहिए, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। अन्यथा अगर तुम्हारी माँ यहाँ आती तो क्या मैं अन्यायपूर्ण तरीके से नहीं मर जाता? फैंग चेन ने फिर कहा। वास्तव में वह शिन आनन पर एक गुलाम का निशान स्थापित करने की योजना बना रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि दूसरा पक्ष आध्यात्मिक शक्ति का विकास कर रहा था। दास मोहर को प्रतिद्वंद्वी की चेतना के सागर में गहराई से प्रवेश करना चाहिए। यदि प्रतिद्वंद्वी अचानक विरोध करता है तो प्रतिक्रिया का वास्तविक खतरा होगा। कोई समस्या नहीं है। यदि आप चिंतित हैं तो मैं अपना रूप बदल सकता हूँ। तब कोई भी जलपरी मुझे पहचान नहीं पाएगी। शिन आनन ने खंडन नहीं किया। वह जानती थी कि अगर वह सहमत नहीं हुई तो फैंग चेन उससे बात करने में समय बर्बाद नहीं करेगा और उसे मार डालेगा।
आखिरकार, हालांकि 500 स्तर 7 सायरन बेहद आकर्षक है, चाहे प्रलोभन कितना भी बड़ा हो, ये किसी के अपने जीवन जितना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन मेरी एक शर्त भी है, इस प्रक्रिया के दौरान आप मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, उसने सावधानी से कहा। फैंग चेन ने अवाक होकर उसकी ओर देखा और कहा, मैंने कई बार कहा है, मुझे मछली में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम इतनी अंधी क्यों हो? तुमसे ज्यादा सुंदर कई लोग और कल्पित बौने हैं। शिन आनंद ने दांत पीस लिए, लेकिन अंततः खुद को रोक लिया। फिर उसने राक्षस देवता के साथ एक अनुबंध करना शुरू किया। ये कहना दुख की बात है कि उसने अपने जीवन में दानव देवता के साथ केवल 2 अनुबंध किए हैं, और दोनों ही फैंग चेन के कारण थे। ऐसा लगता है कि जब से उसकी मुलाकात फैंग चेन से हुई है, तब से वह बदकिस्मत रही है। यह आदमी उसके दुश्मन की तरह है। वह जहां भी जाता है, उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। उसे तो ये भी संदेह था कि ज्वालामुखी विस्फोट का उससे कोई लेना देना नहीं था, बल्कि यह फैंग चेन के कारण हुआ था। इस बारे में वह गलत नहीं थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फैंग चेन ने हयान ज्वालामुखी में प्रवेश किया था, इसलिए कायान त्यानजुन को राक्षस की हड्डियों की गंध आई थी। इससे कायान त्यानजुन उत्तेजित हो गया, जिससे ज्वालामुखी विस्फोट हो गया और फैंग चेन हयान ज्वालामुखी की गहराई में चला गया। जहां तक उस पर हमले की बात है तो यह महज एक संयोग था। इस ज्वालामुखी विस्फोट का उससे कोई संबंध नहीं है। उसकी मदद करो और उसे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है कि जितना अधिक समय मैं उसके साथ रहूंगी, उतना ही अधिक बदकिस्मत रहूंगी, उसने मन ही मन कहा। फिर फैंग चेन ने दानव भगवान अनुबंध की जांच की। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद वे दोनों व्यक्ति और राक्षस यहाँ और अधिक नहीं रुके, बल्कि बाहर भाग गए। समुद्री ज्वालामुखी बाहरी परिधि। एक ढही हुई गुफा से अचानक 3 आकृतियां उभरी। एक गोली चलाने के बाद वे कुछ देर तक वहां नहीं रुके और सीधे कहीं भाग गए। शिन आनंद ने कहा, बाहरी समुद्र में एक जगह है जिसे 10,000 जानवरों का सागर कहा जाता है। इस समुद्र में आध्यात्मिक ऊर्जा हिंसक लेकिन समृद्ध है, जो जानवर समुद्री राक्षस की भूख के लिए बहुत उपयुक्त है। मैं 300 से ज्यादा जानवर पथ समुद्री राक्षसों के बारे में जानता हूँ। बेशक संख्या इससे ज्यादा है, कम से कम जितनी मैं जानता हूँ उससे 3 गुना ज्यादा। यह आपके लिए लंबे समय तक मारने के लिए पर्याप्त होगा। ये सुनकर फैंग चेन ने थोड़ा सिर हिलाया। वह इस समुद्र के बारे में जानता था, लेकिन कल्पित बौनों से मिली जानकारी स्पष्ट नहीं थी। आखिरकार वह स्थान खुले समुद्र में गहराई में है, और बहुत कम लोग वहां जाने का साहस कर पाते हैं। और यह शिकार लंबा चलने वाला है। समय उड़ता चला गया और 1 साल बीत गया। धमाका। 22 जनजाति समुद्र पर नियंत्रण रखती है। एक पानी के नीचे महल में 7वें स्तर का शिखर स्तर का आकाश केकड़ा दानव घबराया हुआ केंद्रीय महल में आया और सूचना दी, प्रमुख, ये बुरा है, कुछ बड़ा हुआ है। धमाका। दरवाजा धीरे से खुला और ज़ुबाई से चेहरे पर शिकन लिए बाहर चला गया। उसी समय क्रोध की एक लहर उठी, जिससे 7वें स्तर की मत्स्यांगना इतनी भयभीत हो गई कि वह कांपने लगी। ये कुछ गंभीर बात होगी, अन्यथा तुम मेरा नाश्ता बन जाओगे, उसने ठंडे स्वर में कहा। 7वें स्तर का सायरन जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, चीफ, सचमुच कुछ हुआ है। किसी कारण से 10,000 जानवरों के समुद्र में सायरन ने अचानक एक जानवर जैसी लहरें शुरू कर दी। वे हमारे समुद्री क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। ये स्पष्ट है कि वे हमारे लिए आ रहे हैं।